आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसके बारे में पहले बता चुके हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या आप एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इज अ पॉइंट। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा का पूरा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। डेफिनेशन समझ में आया? ठीक है। पूरा का पूरा फोर्स, पूरा का पूरा मोशन इसी सेंटर ऑफ मास के टर्म पे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास में देखना, और सिमेट्रिकल बॉडीज, सिमेट्रिकल बॉडीज मतलब क्या होता है? जिसका मास बराबर हो। जैसे मान लो कोई स्केल ले लिया, ऐसा रॉड ले लिए, ठीक है। इस रॉड के हर एक पॉइंट पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है मान लो, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है। तो किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? पहला क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास समझ में आ रहा क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पूरे के पूरे मास को एज्यूम करेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आया? एक्चुअली वो बॉडी के अंदर हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। पहला इसमें क्या हो रहा है? पहली प्रॉपर्टी, अगर मास सिमेट्रिकली बटा हो, इसका थिकनेस हर जगह बराबर हो, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर में आता है, जस्ट बिल्कुल बीच में। समझ में आया? जैसे कोई रॉड है तो रॉड के कहां पर आएगा? बिल्कुल सेंटर पे। अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर सीट है या स्क्वायर शेप का सीट है, तो जहां पर दोनों डायगोनल मिलेंगे ये इसका सेंटर कहलाएगा। सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास कहां पर आता है? कोई भी रेगुलर शेप अगर है तो सेंटर ऑफ मास नाम से पता चला सेंटर, तो कहां पर होगा? उसके सेंटर में। अगर मान लो कोई सिलेंडर होता है ऐसा और पूछते कि सेंटर ऑफ मास कहां है, तो ये रेडियस हो गया, एक और रेडियस हो गया, इन दोनों को जोड़ दो और जो इसका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होगा उसको क्या कह देंगे? उसका सेंटर ऑफ मास। मतलब बिल्कुल बीच का बैलेंसिंग पॉइंट जो होता है वही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अगर मान लो कोई सीट है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल का सेंटर किस पॉइंट को मानते हैं? मैथ्स वाले बताएंगे। ट्रायंगल का सेंटर किस वाले पॉइंट को ट्रायंगल का सेंटर कहते हैं? किसी को पता है क्या? मैथ्स में ट्रायंगल का सेंटर किस पॉइंट को कहते हैं? पता है? सेंट्रॉइड को। क्या होता है? सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं समझना। याद है, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो तो सेंटर ऑफ मास कहां आता है? सेंटर में, नाम ही उसका सेंटर। समझ में आया? तो अगर बात करें रेक्टेंगल के या स्क्वायर के, तो जहां पर दोनों डायगोनल मिलते हैं, ठीक है। सिलेंडर में भी निकाल दिया, किसी रॉड में भी निकाल दिया, ट्रायंगल में पूछ रहा हूं सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? वर्ड क्या यूज करते हैं उसके लिए? सेंट्रॉइड। कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास? सेंट्रॉइड पे। अब सोचेंगे सेंट्रॉइड होता क्या है? किसी को पता है सेंट्रॉइड क्या होता है? नहीं पता? मीडियन याद करना ना। ऐसा लाइन जो सेंटर इस पॉइंट को मीडियन, मिड पॉइंट से जोड़ता हो, इसको मीडियन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इधर पे भी मीडियन बना सकते हो, ये हो गया मीडियन, और जहां पर दोनों मीडियन मिलते हैं वहां पर सेंटर ऑफ मास होता है। इसी पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड समझ में क्या होता है? सेंट्रॉइड मतलब क्या होगा? ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों के दोनों मिडियन जुड़ते हो, मध्यिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। किसी त्रिभुज की मध्यिका होती है और जहां पर दोनों मध्यिकाएं आपस में जुड़ती हैं, उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। और सेंट्रॉइड में किसी भी ट्रायंगुलर शेप का सेंटर कहां होगा? उसके सेंट्रॉइड में। सेंट्रॉइड कैसे निकाले? पहले मीडियन ड्रॉ किए, जहां पर दोनों मीडियन मिले उसी को क्या बोल दिए? सेंट्रॉइड, और वही क्या कहलाएगा? उसका सेंटर ऑफ मास। बन जाएगा? बन जाएगा यहां तक? अब जरूरी नहीं है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर हो। जैसे शेप देख लो, कोन, कोन देखोगे तो यहां से नीचे से भारी है क्योंकि ज्यादा मेटेरियल भरा हुआ है और ऊपर से हल्का है। मास जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मास इधर कम होता जा रहा है, नीचे साइड ज्यादा मास होगा और ऊपर साइड भारी होता जाएगा। समझ रहे हो ना? तो नीचे वाले भाग में ज्यादा मैटर होगा इसलिए मास ज्यादा होगा, ऊपर वाले का मास क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो कभी कभार शेप पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा शेप पे। देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, लेकिन शेप अलग होने की वजह से अलग अलग पार्ट पर अलग अलग मास हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब क्वेश्चन है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है। क्या करना है? किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है, तो कहाँ से बैलेंस होगा? जैसे मान लो बिल्कुल बराबर होता है, तराजू देखे हो ना, तराजू के इधर भी वजन बराबर है, इधर भी बराबर है, तो बिल्कुल बीच से बैलेंस होता है। अगर मान लो इधर पे भार बढ़ा दे तो किधर से बैलेंस होगा? भारी साइड से। समझ में आया? इधर भारी होगा उधर से बैलेंस होगा। तो अगर मान लो शेप ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? जहां पर मास ज्यादा है, जहां पर भारी है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? जिस साइड पे भार ज्यादा हो। जैसे इस शेप को देखो, ठीक है। अगर इस शेप की बात करते हैं हम लोग, इस वाले शेप की बात करें या इस वाले शेप की बात करें, तो ये पूरा कितना होता है? ये पूरा हाइट है इसका, हाइट का आधा यहां पर होगा बिल्कुल बीच में, क्या होगा? वो h/2। लेकिन सेंटर ऑफ मास h/2 में नहीं है, सेंटर ऑफ मास कहां है? h/3 में है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला भाग कैसा होगा? भारी, तो सेंटर ऑफ मास भारी साइड आ गया। समझ में आया? ये किसका है? किसी हॉलो कोन का है। हॉलो मतलब खोखला, टोपी जैसा। अब क्या करें? सॉलिड कोन ले लिया अगर, तो सॉलिड कोन में सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? h/4। पहले इस सब का डेरिवेशन करवाते थे, अब डेरिवेशन हटा दिया, तो डेरिवेशन के लिए परेशान नहीं होंगे, सिर्फ पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है। समझ में आया? फॉर्मूला से डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये भी देख रहे हो ना, देखो ऊपर में हल्का होता क्या है? ऊपर में हल्का हो जाएगा ना, और नीचे में मटेरियल क्या है? ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे में होगा और ऊपर में नहीं होगा। तो जिधर भारी ज्यादा होगा वहां पर क्या हो जाता है? उसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। समझ में आया? अगला है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे रो से, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम डेंसिटी। इस चैप्टर में डेंसिटी तीन टाइप का हो जाएगा, एक होगा लीनियर डेंसिटी, एरिया डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी। कुल कितने टाइप की डेंसिटी डिफाइन करना पड़ेगा? तीन टाइप के, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब क्या होगा? जैसे मान लो ये तार है, इस पूरे तार की लंबाई L है और इसका मास M है, ठीक है।
तो इसकी जो डेंसिटी होगी इसको बोलेंगे लीनियर डेंसिटी, और ये होगा लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वैल्यू होगी मास अपॉन लेंथ। लीनियर डेंसिटी समझ में आया? लाइन की डेंसिटी निकालनी है। लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू m बाई l। इसको कहेंगे रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व क्या होगा? द्रव्यमान भागित लंबाई। अब मान लो कि किसी का सरफेस एरिया a है, ये पूरा सरफेस एरिया है ऐसा, और उस पूरे का मास m है। पूछा इसका एरिया डेंसिटी क्या होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा की वैल्यू होगी m बाई a। मास हर बार ऊपर में रहता है, लीनियर डेंसिटी में लेंथ नीचे, एरिया वाले डेंसिटी में एरिया नीचे, और वॉल्यूम डेंसिटी में वॉल्यूम नीचे। समझ में आया? डेंसिटी कितनी टाइप की हो जाएगी? 3 टाइप की। हर बार मास कहाँ पर है? ऊपर में। लेंथ कहाँ होगा? पहले वाले फॉर्मूला में लेंथ नीचे, दूसरे वाले फॉर्मूला में एरिया नीचे, तीसरे वाले फॉर्मूला में वॉल्यूम नीचे। ये क्या हो गया हम लोग के पास? बताओ क्या निकल गया? बताओ। टाइप्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? हम लोग के पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा कि मास हर जगह पे कैसी है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। स्टार्ट करें। पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ाया था, याद है किसी को? कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, कब? जब पॉइंट्स दिए हो या कोऑर्डिनेट दिए हुए हो। तो आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लिखे थे, याद करो? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। कब लगाएंगे ये फॉर्मूला? जब कितने मासेस हो? 2। अगर 2 से अधिक मास हो गए, मान लो 3 मास हो गए, तो क्या लगाएंगे? आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? बताओ। m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये 3 सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होगा। समझ में आया? अगर ऐसे ही मान लो n पार्टिकल हो, तो r सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल का क्या निकलेगा? m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn अपॉन मास का सम m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। जोड़ने को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है समेशन से रिप्रेजेंट करना। क्लास 10th में पढ़े हो सिग्मा नोटेशन, ऐसा। इसको बोलेंगे सिग्मा एम आई आर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 1 से लेकर के n तक, डिवाइडेड बाई टोटल मास m। ये भी क्या है? सेंटर ऑफ मास है का फॉर्मूला है। इसको क्या पढ़ते हैं? एम आई आर आई का मतलब क्या है? m1 r1 प्लस m2 r2, सिग्मा मतलब जोड़ते जाना है, प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 ऐसा ऐड करके लिखना है इनको। सिग्मा नोटेशन का मतलब समझ में आया? हम लोग क्या पहुंच गए बताओ अभी तक? समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या सेंटर ऑफ मास को लेकर के? बन जाएगा सेंटर ऑफ मास। कुछ क्वेश्चन देखो सेंटर ऑफ मास के। जैसे मान लो पिछले क्लास में बता चुका ये क्वेश्चन ना, ये मास है मान लो m, और यहाँ पर भी एक मास है m। बोला इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालिए अगर इनके बीच की डिस्टेंस है a। तो क्या बताया था पिछले क्लास में, याद है क्या? पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑरिजिन सेट करना पड़ेगा सबसे पहला का। ठीक है, याद है? फर्स्ट क्लास जिसने लिया था इस टॉपिक का, उसमें ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु, केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। किसी को भी मान सकते हो, किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन सेट कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन सेट कर लेते हैं हम। जैसे मान लो इस पॉइंट को बोल दिया ऑरिजिन। ऑरिजिन का नंबर क्या होता है? 0,0। ठीक है, ऑरिजिन समझ में किसको माने? अब इस पॉइंट को बोल दिया हम लोग क्या? इस पॉइंट यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना होगा? a हो जाएगा। a0 पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 0। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? a0। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताओ। r सेंटर ऑफ मास में अगर निकाले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर मास कितना है और पॉइंट कितना दिया है? यहाँ पर मास कितना है? m, और पॉइंट क्या दिया है? तो पुट करेंगे तो बन जाएगा m इंटू 0 प्लस m इंटू a डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैल्यू कितनी होगी बताओ? m a ये हो गया अपॉन 2m, m से m काट दिए a/2। आंसर समझ में? सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला? दोनों का मास क्या था? बिल्कुल बराबर था, और ऑरिजिन कहाँ पर सेट किए? उस कोने पे सेट किए। क्या ऐसा कंपलसरी इस पॉइंट पर सेट करें? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। ये दोनों का मास सेम है। अब कॉमन सेंस भी कहता है ना कि अगर तराजू है, दोनों साइड पे वजन बराबर हो, तो कहाँ पर बैलेंस होगा? वो बिल्कुल बीच में, मतलब a/2 में ही बैलेंस होगा। बनेगा ऐसा क्वेश्चन? नेक्स्ट ट्राई करो इसी टॉपिक का। क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो मास की वैल्यू है, मास की वैल्यू मान लो 3m है। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है? 3m, और एक साइड पे मास कितना है? m, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ दोनों के बीच में a। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास निकालो। तो पहला स्टेप क्या होता है? ऑरिजिन सेट करते हैं। तो ऑरिजिन कहाँ पर लेना है? कहीं भी ले सकते हो, यहाँ ले लो। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 0,0 ऑरिजिन हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? a,0। अब देखो m कितना है? 3m, और x कितना है? 0। m कितना है? m, और x कितना है? a। अगर समझ में ना आए तो इसका ऐसा लिख लिया करो ना, 3m और नीचे में 0 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? m और नीचे में a0। x की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ? x सेंटर ऑफ मास निकलेगा 3m इंटू 0 प्लस m इंटू a अपॉन 3m प्लस m। नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आया ना? तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ma अपॉन 4a, a से a काट दिए, m/4 आ गया। m/4, अरे m होगा ना ये, हाँ ठीक है, m कट गया तो a/4 हो गया। तो यहाँ से देखो यहाँ तक पूरा कितना है? a है।
ये उसका आधा a/2, ये उसका आधा a/4। तो a/4 किसके पास आया, भारी वाले के साइड या हल्के वाले के साइड? ये तो इससे पहले भी बताया था कि अगर सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो हमेशा किस साइड आएगा, भारी वाले साइड। मैंने कैसा करते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन है कि मान लो कि ये है 4m और ये है 3m, बोला सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ। एक चीज बताओ, किसके साइड होगा, पहले बताओ। भारी वाले के साइड, तो भारी वाले के साइड निकलना चाहिए आंसर। पहला पार्ट तो तुम लोगों को पता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, ऑरिजिन सेट करो। चलो बनाओ जल्दी से, आंसर बताओ। 3a/7 आया सबका? 3a/7 आया क्या, आ गया? ठीक है, 3a/7 आएगा आंसर। डायग्राम को थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास अगर 3 मास दिए हुए तब कहां पर निकलेगा, ठीक है। अभी तक कितना दिया हुआ था, 2, अब कितना दिया हुआ है, 3। सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसे देखो, मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 3 है और ये 4 है। यहां पर मास दिया हुआ है 2 kg, यहां पर मास दिया हुआ है 3 kg और यहां पर मास दिया हुआ है 2 kg। 3 अलग अलग मासेस है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां पर होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना? कितने मासेस हो गए, 3 वाला फॉर्मूला देखो क्या लिखियो, m1r1 + m2r2 + m3r3 अपॉन m1 + m2 + m3। 3 है ना इसमें। अब पहला क्या करते हो, सबसे पहले बताओ ऑरिजिन सेट करो। तो मान लेता हूं ये ऑरिजिन, तो ये 0 0 हुआ, ठीक है। अब यहां से यहां तक 3 है, देख लो यहां से तक कितना है, 3। तो इसको बोल सकते हो 3,0। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू नहीं है। इस पॉइंट को देखो, ये ऊपर है क्या, तो इस पॉइंट का नाम होगा 0,4। इसका नाम कैसे रखे, समझ में आया? एक है 3,0 और एक है 0,4। समझ में आना चाहिए क्यों, इसमें ऊंचाई में है ये, तो y एक्सिस में कितनी वैल्यू है 4 और x एक्सिस में कितनी वैल्यू है 0। ये लंबाई में लेंथ के अलॉन्ग है, तो x एक्सिस में कितना है 3 और y में कितना है 0। पॉइंट मिल गए क्या सारे, देखो मेन है पॉइंट। पहला वाला पॉइंट मिला क्या, दूसरा, तीसरा मिल गया, सॉल्व हो जाएंगे। कैसे लिखोगे बताओ, 2 हो गया, 2 के नीचे लिख लेता हूं, 2 का पॉइंट का नाम क्या है 0,4। फिर ये वाला 2 लिख लो, इस पॉइंट का नाम क्या है 0,0। फिर तीसरा वाला मास है 3 और पॉइंट का नाम क्या है 30। देख रहे हो कैसे लिखे हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम बताना, ये होगा 4j। इसको समझ में आया पॉइंट का नाम 4j क्यों लिखा, y की वैल्यू है ना, तो 4j लिखेंगे। इसमें 0 हटा दिया, इसको 3i। अब बताओ समझ में आया क्यों, नाम रखते बनेगा, नाम रखते बन जाएगा। ये jx, अपने पास x को i बोलते हैं, y को j बोलते हैं और z को k बोलते हैं। ये सिर्फ y में है तो j लिखा, और ये सिर्फ x में है तो i लिखा, बाकी तो ही नहीं। बना यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे बताओ। इन दोनों को इंटू करो, तो 8j + 0 + 9i। नहीं समझ में आया कैसे किए, इसको इससे इंटू किए, इसको इससे इंटू किए, इसको इससे इंटू किए। अपॉन में कितना, 2 + 4 2 + 2 + 3। मास की वैल्यू कितनी है 2 kg और 3 kg, तो कितना हो गया 8j + 9i डिवाइडेड बाई कितना आएगा बताओ 7। आंसर, ये सेंटर ऑफ मास होगा। कितने लोग को बनेगा क्वेश्चन, किसी तरह कैसे क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ठीक है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन है कि ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके इस जगह पर एक मास रखा है, यहाँ पर एक मास रखा है और यहाँ पर एक मास है, ठीक है। यहाँ पर है 5 kg, यहाँ पर है 4 kg और यहाँ पर है 5 kg। याद रखो, इसकी लंबाई जो है वो है मान लो 8 मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, 8 मीटर ही ले लेते हैं। ये जो है मान लो ये है 9 मीटर और ये जो है वो है 7 मीटर। 7 तो नहीं आएगा, पाइथागोरस से निकाल सकते, ठीक है। 8 और 9 रहने। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालो। पिछले जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। पहले पॉइंट का नाम लिखो, पॉइंट का क्या नाम निकलेगा बताओ। पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम क्या होगा 8 है ना, ये तो 0 और 8। इस पॉइंट का नाम बताओ क्या होगा 0, 9 और 0, और इसको ऑरिजिन मानोगे तो ये 0,0। कोई डाउट है इसमें, पॉइंट लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर कितना होगा बताओ, 5 के नीचे क्या लिखेंगे 0,8, 4 के नीचे क्या लिखोगे 0 0 और 5 के नीचे और क्या लिखेंगे 9 0 0 9 ना 9 0। x की वैल्यू 9 है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा बोलो 8j i नहीं ना, ये तो 0 है और ये कितना होगा 9i। अब कैसे बनाओगे बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 8 40j, 9 पंचे 45i और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 14। आंसर बनेगा। ये क्या निकालना सीख रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास। जब 3 ठो क्या दिया हुआ है, मासेस दी हुई हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। क्वेश्चन ट्विस्ट करते थोड़ा सा, इसमें कोई डाउट है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम मॉडल का है। ये हो गया अपने पास
एक्सिस हो गई और राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ इस पर, ठीक है। ये है 5, इसको 4 कर देते हैं, ये है 3 और यहाँ पर मास है 2 kg, यहाँ पर मास है 2 kg और यहाँ पर मास है 2 kg। अभी डायरेक्ट निकालना मत सीखो, अभी कैसे निकालना है हम लोग को सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है, इसका डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। कैसे बनाओगे बताओ? पहले तो ऑरिजिन सेट करेंगे, ऑरिजिन किस पॉइंट पे लूँ, इसी को ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया 0,0। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तो क्या हो जाएगा ये 4,0। अब इस पॉइंट का क्या नाम रखूँ? देखो x में कितना है, x में कितना है 4 और y में कितना है, y में कितना है, सारे पॉइंट मिल गए। किसी को पॉइंट लगाने में कंफ्यूजन है क्या? 4 और 3 क्यों हुआ? 4 3 माधुरी समझ में आ रहा है? 4 3 क्यों हुआ? लंबाई 4 ऊंचाई 3, इसलिए 4,3, ठीक है। यहाँ तक बना। अब बताओ कैसे करेंगे? पहले पॉइंट को लिख लो, तो 2 0 0 दिख रहा है ना, फिर ये 2 4 0, अगला क्या है 2 4 3, इसको पॉइंट के फॉर्म पे चेंज कर दो 0, ये क्या हो जाएगा बताओ 4i, ये क्या हो जाएगा 4i प्लस 3j, बस बदल गया देख लो। अब क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 8i प्लस 6j अपॉन कितना होगा बताओ? टोटल मास कितना है? तो 6, 8 8 16, 16 और 6 सॉरी 8 8 16i प्लस 6j अपॉन 6 आंसर। थोड़ा बड़ा बना? किसी का आंसर आया था क्या? सबका आया? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बन जा रहा है? बन रहा है? बेटा ये तो 4 दूनी 8 ही तो होगा, x की वैल्यू है ना, ये j इसमें लगेगा पीछे वाले में, नहीं समझे? समझ में आया ना? इन दोनों में j नहीं आएगा, है ना। जो x में है वो i और जो y में है वो j। और बढ़ाओ क्वेश्चन आगे देखो। क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसा। इस जगह पे मास है 3 kg, इस जगह पे मास है 3 kg, इस जगह पे भी मास है 3 kg। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास निकल। देखो इसका शॉर्टकट भी होगा, अभी शॉर्टकट से नहीं बनाना, समझ रहे हो ना? अभी जो सिखाया उसी से बनाना है। ये क्या निकालना है इसका बताओ? मैं बता रहा हूँ इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। मान लो कि ये है 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास निकाल के बताइए। चलिए ट्राई कीजिए। मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, आ भी सकता है। आया क्या? इसको बनाने के 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लो, ट्राई करो अपने से, फिर बता रहा हूं। 3 मास में तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, बस लंबाई पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। पहले ऑरिजिन सेट करो, ऑरिजिन सेट करते तो मान लो ये क्या होगा 0 0, ये कितना होगा 6 0, बच गया ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट निकालने का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसी में दिमाग लगाना है बस, ठीक है। 2 तरीका होता है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो डायरेक्टली। ये एंगल कितना है? ये 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला ना। अब जिसमें एंगल बनता है वो क्या होता है? तो ये क्या होगा cos 60, 6 cos 60, और ये क्या होगा 6 sin 60। याद करो, जिसमें एंगल बनता है वो cos, इसमें एंगल नहीं बनता वो sin। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/2, 2 से 2 काट के बचा 3, तो ये पॉइंट कितना मिल गया 3,0। सेंटर मिल गया? समझ में आया? सेंटर कैसे निकाल, थोड़ा बड़ा समझ में आया? यहाँ पर कितना है बताओ? ये है 6 और ये है cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ऊपर काट दिया। अब पूछ गया इसकी हाइट, हाइट कितनी होगी बताओ? 6 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, काट दिए तो कितना बचा 2√3। तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है 3, और ऊंचाई कितनी है 2√3। 3 आएगा ना? अच्छा सॉरी 3√3। लंबाई कितनी है 3, ऊंचाई कितनी है 3√3। ये वाला पॉइंट मिल गया कि नहीं? ऊपर वाला ये वाला पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 6 0 और ये पॉइंट है 3√3, 3√3। पॉइंट मिल गए। पॉइंट निकलने के बाद फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या बात होगा बताओ? पहले 3 0 0, फिर 3 kg दिया ना सब जगह पे, 3√2, उसके बाद क्या है 3 6 0, उसके बाद तो सॉल्व करना है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा 0, इस पॉइंट का नाम क्या होगा 3i प्लस 3√3j, ये क्या होगा 6i। मल्टीप्लाई करके जोड़ दो बस, तो 9i प्लस 9√3j प्लस 18i डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? टोटल मास कितना है 9। समझ में आया तक? अब ये 18 और 9 कितना हो गया 27i प्लस 9√3j अपॉन 9 आंसर हो गया। हाँ काट सकते हो। इसको किसको समझ में आया? एक और क्वेश्चन बना लो, है ना? एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसका।
क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर कोने पर मास है, एक है 2 kg, एक है 3 kg और एक है 5 kg। ठीक है, अलग अलग मास दिया हुआ इस पर। और क्वेश्चन पूछे है कि आर सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। पहले स्टेप क्या होगा, और अच्छा साइड मान लो है वही 6 ले लो। पहला स्टेप क्या होगा बताओ, ऑरिजिन सेट करेंगे। ऑरिजिन क्या होगा बताओ, 0,0। ये क्या होगा बताओ, 6,0। ये कितना निकलता है याद है, ये निकलता है 6 cos 60, 6 sin 60। याद आया है ना, निकाले हो ना कल तो इसको। 6 cos 60 कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब 3, और ये क्या हो जाएगा 3√3। इसके बाद का तो बनाया था पहले ही, कितना होगा 5 का पॉइंट का नाम क्या है 3, 3√3। 2 kg का नाम क्या है 0, और 3 kg का नाम क्या है 60। मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3i प्लस 3√3j, ये 0, और ये हो जाएगा 6i। मल्टीप्लाई कर दो, 15i प्लस 15√3j प्लस 0 प्लस 18i अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है 9। समझ में आया। 15 और 18 को जोड़ देना और 9 से डिवाइड करने पे आंसर। किसको बनेगा बताओ। क्वेश्चन समझ में आया ना कैसे बना रहे हैं इसको। ये कैसा था बताओ, 3 अलग अलग मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका होगा। बनेगा ऐसा, बन जाएगा। फिर उसमें तो क्या जोर से गलत कर दिया क्या। अच्छा इस वाला क्वेश्चन है ना, अरे पिछले वाला 10 kg। ठीक है, मास कितना होगा 10 kg। ठीक है, बाकी समझ में आया, समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या, बन जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास निकाल के देखते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए सेंटर ऑफ मास का कहां पर हो सकता है सोचते हैं हम। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका साइड है A, ठीक है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर है। इसी के बगल में एक और रेक्टेंगुलर शीट लगा दी है ऐसा, इसका साइज भी है A। पूछा सेंटर ऑफ मास कहां होगा कॉम्बिनेशन का। इसको कहते हैं कंपोजिट डायग्राम। कंपोजिट मतलब क्या होगा, जब दो डायग्राम्स को आपस में मिला दें। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर था जिसके सारे साइड क्या थे A, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा निकालिए। क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले ऑरिजिन सेट करेंगे। डायरेक्टली नहीं बता सकता ए पे होगा, उसकी हाइट होगी और उसकी लेंथ भी होगी कुछ। ए पे नहीं होगा, ए तो यहां पर आ रहा देखो। हाँ ठीक है ना, अब क्या करेंगे बताओ। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। ये हो गया, यहां पर ऑरिजिन सेट कर दिया 0, 0। यार समझ में आया। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पर बिल्कुल बीच में। याद है पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, बिल्कुल बीच में। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके बीच में। अब दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में बोला हूं कि दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल बराबर है। समझ में आया। तो ऐसा मान सकते हो कि यहां पर भी एक मास है और यहां पर भी एक मास है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा बताओ, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, यहां पर। अब इस पॉइंट पर ढूंढना है, ये पॉइंट क्या होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा A, और ऊंचाई कितनी होगी, पूरा A है तो ऊंचाई कितना होगा A/2। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ, A, A/2 या A/2, A। दोनों में से कौन सा आंसर है। हाँ पहले A, उसके बाद A/2 बना। पहला क्वेश्चन समझ में आया, इसको डाउट है क्या। थोड़ा सा एडवांस करते हैं क्वेश्चन को, हल्का सा बना रहा हूँ बस। सेम क्वेश्चन है, एक शीट था ऐसा, इसकी लंबाई है A, एक और शीट इसके बगल में लगा है, इसकी लंबाई है B। ये वाला भाग सेम है, दोनों का A ही है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जल्दी ट्राई करो, जल्दी बनाओ। हाँ नहीं, ट्राई करो जल्दी से, बनाओगे कॉपी में तो आएगा आंसर, ऐसे नहीं आएगा। सोच पा रहे हो कि पहले वाले का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा बिल्कुल बीच में, और इस वाले का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, इसके बीच में। आया समझ में आया। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ, इस पॉइंट का नाम होगा A/2, A/2। समझे। अब ये है, ये पॉइंट का नाम निकालना, ये पॉइंट कहां पर होगा। तो यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक B/2 है, तो क्या हो जाएगा A प्लस B/2, और बोलो A/2। नहीं समझे, नहीं समझ में। यहाँ लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ से पूरी लंबाई हो गई। ये पूरा कितना है A, और ये कितना है B/2। ये पूरा B है तो ये B का आधा है, तो ये पूरा है A और ये है B/2, तो ये कितना हो गया A प्लस B/2। और ऊंचाई कितनी होगी A/2। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा कहीं पर। नहीं समझे, सेंटर ऑफ मास जो होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आएगा। तो ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, पीछे वाली वैल्यू
a/2 सेम रहेगा, मत निकालो, आगे वाली वैल्यू निकालो बस। तो क्या होगा बताओ, ट्राई करो, चलो दिमाग लगाओ। पहले सोचो क्या मास दोनों का सेम रहेगा। क्वेश्चन सोचो अच्छे से, क्या दोनों पार्ट का मास सेम रहेगा? सोचो जल्दी से। एक का एरिया अलग है, एक छोटा पट रहा है और एक बड़ा पट रहा है, क्या दोनों बराबर भारी रहेंगे? दोनों का भार तो अलग अलग होगा, तो दोनों का मास सेम लेंगे क्या इस बार? नहीं, दोनों का मास भी चेंज करना पड़ेगा। तो मास कैसे निकालेंगे, यही सब सोचना है। इस क्वेश्चन में जानबूझ के दिया हो, ठीक है? ये सोचना है कि इसका मास कितना लें, दिमाग लगाओ जल्दी से। कुछ भी करो, दो कॉपी में लिखो, फिर आंसर बताओ क्या हो सकता है। आया? मास कैसे निकालोगे बता दो कोई? इस पूरे शीट का मास कैसे निकालोगे? सोच पा रहे हो? अरे कुछ तो बोलो भाई। मास नहीं सोच पा रहे हो, कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो कि इसका मास जो है वो है m। m किसका मास है? a² का मास है m, ठीक है? तो एक का मास कितना होगा? m/a², इसको डेंसिटी कहते थे, याद आया? समझ में आया तक? तो इसका मास कितना होगा? ये तो b² है, ये b² है ना, एरिया इसका ab है, यहाँ से b है, यहाँ से a है, तो एरिया कितना है इसका? ab। तो ab का मास कितना होगा? m/a² इंटू ab। नहीं समझे? इसको एकदम सरल करके दिखाऊंगा, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। लेकिन समझो जो समझाना चाहता हूँ कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, तो इस पार्ट का मास कितना हो जाएगा? m इंटू b/a। समझे? इसका मास कितना लेना पड़ेगा? m इंटू b/a, और इसका मास कितना लेंगे डायरेक्टली? m। समझ रहे हो ना? नहीं समझ? फिर से बताओ, a² का मास m है, तो एक का, जैसे मान लो 10 लड्डू जो है 20 रुपए का है, तो एक लड्डू कितने का? 2 रुपया का, डिवाइड करने पे मिलेगा। तो 3 लड्डू कितने के? इंटू करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। समझ में आता है? तो इसका एरिया कितना होगा बताओ? a²। इसका एरिया कितना होगा? ab। तो a² का मास अगर m मानते हो, तो ab का मास कितना आएगा? m/a² इंटू ab। इसके बाद सॉल्व कर देंगे। इस पॉइंट का नाम मिल चुका है, इस पॉइंट का नाम मिल चुका है, उसके बाद सॉल्व करने का आंसर आएगा। चलो ट्राई करो, मास निकाल के दे दिया, ट्राई करो आंसर कितना आएगा। पहले वाले का मास डायरेक्टली m लगा देना, m इंटू a/2, ठीक है, प्लस m/b/a इंटू a प्लस b/2। सॉल्व करने पे आंसर नहीं बनेगा? ट्राई करो, कॉपी बनाओ, पहले कुछ लिखो, चलो कुछ बना लिया है। किसी का आया क्या आंसर? इस पॉइंट का नाम क्या था बताओ? इस पॉइंट का नाम a/2 और a/2। इस पॉइंट का नाम क्या है? a प्लस b/2। इसका मास कितना है? m। इसका मास कितना है? m इंटू b/a। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। जल्दी बनाओ। ठीक है, नहीं बन रहा है क्या? देखो कैसे बनाएंगे। चलो मैं समझ गया। क्वेश्चन एक बार और देखो। एक ऐसा सीट था, क्या लंबाई थी इसकी? a। एक और सीट थी, इसकी क्या लंबाई थी? b। याद आया? याद आया? थिकनेस सेम है दोनों का, और क्या सेम है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। ऐसा मान सकते हो ये पूरा a प्लस b है, ये जो पूरा है वो एक ही है, a प्लस b है। ये ना मतलब निकला उसका। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ निकलता है? इसके आधा। हो गया आंसर। क्या दिमाग लगा रहे हो? समझ में? उस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत होती है, मतलब वो फॉर्मूला मेथड दुनिया लगाते रहोगे। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, क्योंकि मास सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? a प्लस b/2। ये निकल के सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस के अलोंग? इसके अलोंग। और ऊंचाई कितनी होगी इसकी? ये आंसर होगा। हो गया आंसर। कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा, लॉजिक समझ में आया? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ बताओ? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिर्फ पॉइंट चाहिए होता है, मास से कोई मतलब नहीं। बनेगा? बन जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे अब। सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो जल्दी बनाओगे। 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 1 kg आर टचिंग ईच अदर विद द सेंटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। द सेंटर ऑफ मास, सेंटर मार्क्ड p q r। चलो ट्राई करो, डायग्राम बनाओ पहले तो, कॉपी पे बनाओ, आंसर बताओ।
हाँ, 3 ऐसे स्फीयर है, पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर और तीसरा स्फीयर, ऐसा 3 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ 1 kg आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर विद द सेंटर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तीनों का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, PQR ऑन ए स्ट्रेट लाइन है, सॉरी हाँ ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ठीक है बनाओ। एक है P, एक है Q और एक है R। लाइन से बोला है ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये होगा P, ये होगा Q और ये होगा, ठीक है लाइन से लो। फर्स्ट वाला पहले ऑरिजिन सेट किया, थर्ड नंबर और किसी पूछा रहा है? हाँ ठीक है, मान लो इसको सेंटर माना, ऑरिजिन 0 0 इस पे ले लिए। पहला पॉइंट क्या होगा, यहां से यहां तक PQ, अगला क्या होगा PR। समझ में आया? इसका मास कितना, ये क्या हो गया 0, तो 1 into 0 PQ into 1 PR into 1 अपॉन 1 plus 1 plus 1, तो क्या हो जाएगा PQ plus PR अपॉन 3। इसी का आंसर आया क्या? नहीं समझ में आया? बन जाएगा? ऑरिजिन सेट किए बिना नहीं बनता कुल मिलाकर। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, बनाते जाओ जल्दी, रुकना नहीं है। यूनिफॉर्म मेटल डिस्क है रेडियस, अच्छा इसमें क्या है देखा ना, एक टॉपिक छोड़ इसको बाद में करवाता हूँ कल, है ना। एक क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, उसमें से कुछ काट के निकाल दें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। जैसे मान लो कि हम लोग के पास क्या है, एक ऐसा डिस्क है जिसका रेडियस दिया है R। अब इसके ऊपर में से एक भाग ऐसे काट के निकाल दिए, इसका रेडियस हो गया R/2, ठीक है। निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास क्या होगा, R/10 होगा, R/15 होगा, R/20, R/5 क्या होगा सोचना। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में क्या है, मास को निकाल दिए। अभी तक तो जो पिछला वाला क्वेश्चन के मास जोड़ रहे थे ना, इसमें क्या किया है, मास को निकाल दिए। तो इस क्वेश्चन को कल करवाऊंगा और क्वेश्चन एग्जांपल के साथ, ठीक है। और एग्जांपल कल पढ़ेंगे, इसमें मास को निकालेंगे, मास इसको छोड़ दो फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है इन तीनों का। जल्दी बनाओ। ये लाल वाला सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है m, इसका भी मास कितना है m। तो कैसे निकालोगे बताओ, m इंटू m0a, फिर क्या है m00 और अगला क्या है ma0, यही ना हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या होगा बताओ, m इंटू a j प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस m इंटू a i डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ, कितना मास हो जाएगा 3m। नहीं समझे? m कॉमन लेके काट दोगे तो ai प्लस aj अपॉन 3, मतलब इसको समझ सकते हो a/3i प्लस a/3j। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? थर्ड। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया? सेंटर ऑफ मास दिया हुआ तीनों का, बन जाएगा, आगे बढ़ जाए। A center of mass of system particle does not depends on, किस पे डिपेंड नहीं करता सेंटर ऑफ मास से सोचना है। मास पे डिपेंड करता है क्या, फॉर्मूला में देखो, मास पे डिपेंड करता तो पहला तो होगा इंटरनल फोर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़े ना, पोजीशन समझ में आ गया, ठीक है, फोर्स पे डिपेंड करेगा, बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम, कैसा होता है सोचो, दिमाग लगाओ। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सोचो बस, इसके हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया है इनवर्स स्क्वायर रेशियो, मतलब स्क्वायर आता है क्या, किसी फॉर्मूले में स्क्वायर आता था क्या, स्क्वायर आता किसी फॉर्मूले में, ठीक है। स्क्वायर इसमें आता था, इसमें भी स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर आता था क्या, ये दोनों तो गलत है, स्क्वायर तो आएगा नहीं, खत्म। समझ में आया? जो फॉर्मूला देखे हो, फॉर्मूला है m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m ऐसा दिया हुआ है ना, ठीक है। स्क्वायर है क्या किसी में, तो स्क्वायर नहीं है। रेशियो ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, इनवर्स, टोटल मास ऊपर आता है कि नीचे, तो यही ऑप्शन है, इनवर्स लिखा है ना, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है, बनेगा। अगला देखो, 5 तक हो गया, इसको ट्राई करो। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बाहर हो सकता है क्या, बॉडी के बाहर हो सकता है कि नहीं, देखेंगे अभी। फिर क्या दिया है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है। तीसरा दिया है लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, हमेशा होगा, और लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। सेकंड ऑप्शन सही है, समझेंगे इसको क्यों ना, आंसर ये होगा। देखा ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्फेरिकल हो तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में, अगर ये डिस्क है तो भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में, अगर मान लो ये रिंग है तो भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में। पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ तो मास है नहीं, ये खाली जगह पे हो गया, समझ ना। अगर मान लो कि ये रिंग होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कोई मास है क्या इस जगह पे, तो बाहर पे हो सकता है कि बॉडी के बाहर हो सकता है। अगर मान लो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कोई शेप हो, इरेगुलर शेप हो ऐसा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास, इस लाइन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इस लाइन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में, तो बॉडी में आया क्या, तो बॉडी में जरूरी है क्या, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मतलब क्या होगा, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, गलत है ये तो, हमेशा बाहर हो जरूरी नहीं है, अंदर तो देखे केस।
लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। अभी एग्जांपल देखिए कि इसमें बाहर आता है, इसमें भी बाहर आता है। सरफेस ऑलवेज में भी गलत हो गया, बच गया बी ऑप्शन। समझ में आया? बन जाएगा 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल, ईच ऑफ रेडियस r प्लेस टचिंग ईच अदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। जो इसका आंसर तो 7th का आंसर मैथ्स वाले दो दे सकते हो दे सकते हो, ट्राई करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर कोने पे एक मास रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? कोई सॉल्व नहीं करना है, देख के बता सकते हो। लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू बॉल्स, समझ ना? एक बॉल हो गया ऐसा, यहां पर एक बॉल है, एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर, सेंटर ऑफ मास इसमें लाई करेगा कहां पर? इन दोनों के बीच में 3 मास है ना, तो इन दोनों को क्यों फेवर करेगा? तीनों के बीच को क्या कहते हो? ट्रायंगल में तीनों के बीच को क्या कहते हो? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड याद है? जहां पर दोनों मध्यिकाएं मिलती हैं उस जगह पे मिलेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मीडियम दिया है क्या कहीं पर? ये आंसर है। याद आ रहा है? बताया था ना, क्वेश्चन तो पहले करवाया था इस चीज को। अगला देखो, इसको बताओ, ये भी सरल है बिल्कुल, कोई सॉल्व नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है जिसमें एक हल्का मास है और एक भारी मास है, 2 अलग अलग मासेस है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? तो जो भारी है उसकी साइड आएगा। ठीक है, बन जाएगा।